जय हिंद जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद सभी को। बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चला जाए। और जैसे हर दिन की तरह आज भी एक सेट का जो है शुरुआत किया जाएगा और ख़त्म भी कर दिया जाएगा। और आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, अनेकों प्रश्न जो है ऐसे आएंगे आज। चलिए सर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कब करवाइएगा एयरफोर्स में? अच्छा, एयरफोर्स के बच्चे हैं, बहुत जल्द कराऊंगा बाबू। प्रैक्टिस में ही ज़्यादातर वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस की होती है, तो प्रैक्टिस का जो है ना सेशन जो चलेगा प्रैक्टिस का, वो मैं आपको करा दूंगा। चलिए एकदम टाइम से ही आए हैं, एकदम टाइम से हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे बनेगा क्वेश्चन। चलो क्लास 4 यानी सेट 4 देखते हैं। और सेट 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो शुरू होता है एक एमटीएस के प्रश्न से। धीरे धीरे अपने लेवल को उठाना है। एसएससी एमटीएस 30/9/2024, 9 बजे से लेके 11 बजे तक का। 9 से 11 नहीं होगा, ये 1.5 घंटा होता है ना। हाँ, 10 10:30, कोई बात नहीं, खैर उससे मतलब नहीं है। यानी 30/9/2024 का पेपर है ये। और क्वेश्चन पूछा है कि अरुण हिज बाइकल टू स्कूल एवरी डे। अब आप देखो, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, और बहुत बहुत प्यारी चीज इसमें समझ में एक चीज आएगी कि यहां पर जो है अरुण हिज बाइकल टू स्कूल एवरी डे, क्वेश्चन तो आपको पहले ही मिल गया होगा, आपने उम्मीद है लगाया भी होगा। यहां पर देखो कह रहा है कि सर अरुण जो है अपने बाइकल को स्कूल तक, अब यहां जो है क्या करता है। देखो बाइकल जो होता है ना, या बाईसाइकिल कह लो, बाईसाइकिल जो होता है, बाइक होता है, उसको हम चलाने को कहते हैं राइड। क्या होता है? राइड। गाड़ी, हमारे यूपी बिहार में देखोगे लोग ना बाइक को गाड़ी कह देते हैं। तो गाड़ी जो होता है वो 4 पहिया होता है, 4 पहिया वाहन को हम गाड़ी कहते हैं, उसको चलाने को हम ड्राइव कहते हैं। लेकिन जो ये खास करके कहा जाए कि जो बाइक है, इस बाइक को चलाने के लिए हम राइड कहते हैं, और चलाने वाले को राइडर कहा जाता है ना। आई एम अ राइडर, तो ऐसे गाना भी सुना होगा। तो वहां पर है राइड। राइड का मतलब होता है चलाना। क्या चलाना? तो बाईसाइकिल चलाना, बाइकल चलाना, ये सारी चीजें। अब बात जो है कि सर अगर हम राइडिंग करेंगे, यानी राइडिंग क्या है, देखो एक एक चीज लिख देता हूं। राइडिंग यहां पर V4 है, राइड यहां पर V1 है, रोड यहां पर V2 है, रिडन तो दिया नहीं है, और राइड्स यहां पर V5 है। शब्द क्या है? राइड। अब आप देखो, मैं एक छोटी सी बात अगर आपसे कहूं, मैं इतना बस कहना चाहता हूं कि अगर आप बताओ कि सबसे पहले किसी को काटना भी होगा, तो सर हम काटेंगे किसको? तो राइडिंग को। क्यों काटेंगे? क्योंकि सर राइडिंग एक V4 है, और V4 का प्रयोग बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आता। यानी राइडिंग का प्रयोग जब भी किया जाएगा तो इसके पहले या तो इज, या तो एम, या तो आर, प्रेजेंट में, पास्ट में या तो वॉज, और या तो वर। तो इज एम आर वॉज वर। तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो इसको काट दो। दूसरी बात, सर रोड कर सकते हैं, V2 कर सकते हैं, लेकिन V2 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टेंस प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट का है। सर कैसे पता सिंपल प्रेजेंट का है? इसमें तो पता ही नहीं है। तो यहां पर देखो, ये एवरीडे, ये चीख चीख के कह रहा है कि जो काम हर दिन होता है, रोज रोज होता है, हर बार होता है, बार बार होता है, उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। इसीलिए एवरीडे यहां पर लगा हुआ जो शब्द है, ये बता रहा है कि ये क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट का। आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस या टेंस वगैरह पढ़ाया है, तो उसमें मैंने बढ़िया से बताया था कि जो काम आप डेली करते हो, रेगुलर करते हो, यूनिवर्सली जो सही होता है, आपका इटर्नल ट्रूथ होता है, तो उसी में क्या होता है, आऊंगा बाबू, आऊंगा, बताऊंगा उसमें। तो यहां पर क्या है कि उसको हम सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं। तो सर रोड भी कट गया। अब जैसे अरुण सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ही तो V1 प्लूरल होता है, V1 के साथ S और S लगाओगे, यानी V5 सिंगुलर बन जाएगा, यानी प्लूरल है। राइड क्या है? प्लूरल है। S इस लगा के इसका सिंगुलर बन जाएगा, तो होगा राइड्स। देख रहे हो, एक चीज को मैं ज्यादा सीधा ऐसे खींच देता, लेकिन आप एक प्रश्न नहीं सीख रहे। आपने बहुत सारी चीजों को समझा है कि कैसे पता चला कि सर सिंपल प्रेजेंट है, तो एवरीडे से। क्यों नहीं राइडिंग लगेगा? क्योंकि इज एम आर वॉज वर के बिना नहीं आता। हाँ, तो अब बात छिड़ गई इनमें। ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ये क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रेजेंट है। तो इस चीज का ध्यान रख के आपको काम करना है। अगला, व्हाट डज इट इंप्लाई टू पीपल से टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ये एक इडियम है, लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया है ना। हाँ, चलो कल के क्वेश्चन में बरसर्क, आप बाबू को एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेना, फिर वहां पर तो सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलो
यहां पर है रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है समझाता हूं। जैसे मान के चलो कि आपने एक लाइन लिखा, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, और फिर नीचे लिखा कि ट्रक निकल चुके हैं, मालिक से कहिए कि जल्दी संपर्क करे। फिर एक लाइन लिखा, चोरी चोरी चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, जब भी मिलती थी वो पूछा करती थी कि जल्दी से कहो कि मेरे से बात करे और मुझे इन्फॉर्म करे। आपने देखा दो तरीके की चीजें हैं। पहला क्या है, तो सर इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये काम की चीज है, इसमें कोई मतलब है नहीं सर, ये काम की चीज है। एक और लाइन इसमें कुछ लिख दिया। अब आप गौर से देखोगे तो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में ये वाली लाइन है, ये काम की है। इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच की लाइन ये काम की है। इसे ही कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, यानी जो इन दोनों लाइंस के बीच में जो लाइंस लिखी हुई हैं उनको समझना, उनको जो है पढ़ना, इसी को कहते हैं कि छुपे हुए अर्थ को समझना। यानी कुछ ऐसी राज है जो छुपे हुए हैं, उनको क्या करना, डिकोड करना, समझना। तो इसी को कहते हैं रीड, पढ़ना, बिटवीन मतलब बीच का, लाइंस। टू अवॉइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, क्या अवॉइड करना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को? ऐसा कुछ नहीं होता है। टू स्किप यानी छोड़ देना इनिशियल एंड फाइनल लाइंस इन द पैराग्राफ, ना कि मतलब शुरुआती के और अंतिम के लाइंस को छोड़ देना पैराग्राफ के, एकदम नहीं। ये है टू रीड विथ एन एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग, यानी टू रीड विथ एन एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग। यही है इसका आंसर। बोलो सी, चाप दो। डी क्या है? गलत है। और देखो ये भी एमटीएस का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि द प्रोजेक्ट्स टाइट डेडलाइन एंड कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स मेड इट अ क्या है, ग्रूलिंग टास्क फॉर द टीम। ये देखो क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है ना, सिनोनिम पूछा है। अब समझना इस बात को। कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट का, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्ट का जो टाइट डेडलाइन है और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल जो जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बनाया इसको एक ग्रूलिंग टास्क फॉर द टीम। आप इस बात को समझना ध्यान से। ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आप देखो एक चीज और भी मैं बताऊंगा, आप थोड़ा सा इस चीज को समझना। देखो इस चीज को आप समझना कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर सेंटेंस में है तो आपको एक सेंटेंस में पढ़ने की आदत भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप सेंटेंस में जब पढ़ते हो तो आपको उसके अर्थ का जो शब्द है ना, उसका अर्थ थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है। समझ में आया? देखो क्या कहा मैंने, कहा कि प्रोजेक्ट के जो टाइट डेडलाइंस है और कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स है, वो बनाया इस चीज को बड़ा ही ग्रूलिंग टास्क। एक शब्द है यहां पर ग्रू, आपको मैंने कराया था एक शब्द ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा ही मतलब खतरनाक टाइप का होता है ना, और बड़ा ही मतलब कह लो कि जटिल बना देता है, उस चीज को कह रहा है। हाँ देखो, अब आप देखो इंपावरिंग समझते हो ना, इंपावर का मतलब होता है किसी को सशक्तिकरण, यानी इंपावर का मतलब होता है सशक्त बना देना, यानी सशक्तिकरण कर देने को कहते हैं इंपावरमेंट। इसीलिए आप पढ़ते होगे वुमेन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। एक्सेसिबल का मतलब होता है जहां पहुंचा जा सकता है या जिसे भेजा जा सकता है, एक्सेस दिया जा सकता है। चैलेंजिंग का मतलब चुनौतीपूर्ण। इंक्लूसिव का मतलब होता है, देखो इंक्लूसिव का मतलब होता है किसी चीज के सम्मिलित होना, यानी कोई भी चीज इसके अंदर ही है वो, उसे इंक्लूसिव कहते हैं। एक इंक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव मतलब छोड़ के और इंक्लूसिव मतलब मिला के। तो ये सारी चीजें हैं, आपको यही चाहिए था ना, ये पूरा लिख के लाया हूं, काहे चिंता कर रहे हो। ग्रूलिंग का मतलब होता है भयंकर, भयानक। आपको शब्द में कराया था ग्रूसम, इसमें सम लगा दिया था, जिसका मतलब सम गुरु हमारे ग्रूसम होते हैं, डरावने होते हैं या खतरनाक होते हैं। तो ग्रूलिंग का मतलब हो जाएगा भयंकर, ठीक है। डेंजरस। इंपावरिंग का मतलब होता है सशक्तिकरण, जैसे विमेन इंपावरमेंट। एक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंचने योग्य या पहुंच योग्य, जो एक्सेस हो सकता है, वो सारी चीजें बताऊंगा प्रोजेक्ट के साथ क्यों लगा है, अभी बात करूंगा। चैलेंजिंग का मतलब होता है चुनौतीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण यानी चुनौतियों से भरा हुआ। इंक्लूसिव का मतलब समेत, यानी जो जिससे सम्मिलित हुआ है। अब बच्चों का कहना है कि सर प्रोजेक्ट का, यानी कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का टाइट डेडलाइन,
तो यहां पर ये दिखाया है ना प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट का टाइट डेडलाइन। अब आप कहोगे कि सर ये तो क्या कहते हैं कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के पोस्ट ऑफिस क्यों लगाया है? बिल्कुल सही कहना है, लेकिन क्या करें, जब क्वेश्चन में जहां चेंज करने की बात नहीं करी गई है तो हम क्या कर सकते हैं। यही तो एसएससी पर समझ में नहीं आता कि एक जगह तुम कहते हो गलत है और दूसरी जगह तुम कहते हो सही है। ई ना चोल वो एक ही जो है, एक ही तरीके से काम किया करो। तो एसएससी का तो मिजाज वो कौन सा एक गाना जो है, मैं अभी हाल फिलहाल के दिनों में कौन सा गाना सुन रहा था कि छने छने बदले तहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, वैसा ही कुछ एसएससी का है। इसका छन छन में मिजाज बदल जाता है। यानी कभी कहेगा कि हाँ ये गलत है, उसे क्वेश्चन दे देगा, अगर यही क्वेश्चन यहां दे दे तो कहेगा कि ऑफ करके लगाओ, टाइट डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट कर देता। लेकिन यहां पर क्या किया है, प्रोजेक्ट्स टाइट डेडलाइन, तो वही चीज है, छने छने बदले मिजाज रजऊ। द प्रोजेक्ट्स टाइट डेडलाइन एंड कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स मेड इट ग्रूलिंग टास्क। अब ग्रूलिंग का मतलब होता है बड़ा ही खतरनाक या फिर भयंकर, है ना। तो क्या हो जाएगा, इंपावरिंग सशक्ति तो होगा नहीं, पहुंचने योग्य नहीं, चैलेंजिंग। क्या हो गया, चैलेंजिंग। इंक्लूसिव मतलब समेत, मिला के। चलो आगे देखो, राकेश कमिटेड, राकेश ने कमिट किया द मिस्टेक। मिस्टेक मतलब क्या होता है कि जो गलती को, यानी राकेश ने, अब मिस्टेक के लिए जो होता है ना, गलतियां के लिए कमिट होता है, सुसाइड के लिए कमिट होता है, कि राकेश ने कमिट किया मिस्टेक को, एंड ही मस्ट बी कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी पाना, नहीं कन्विक्शन होता है ना, कन्विक्शन पढ़ाया जाता है। तो कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी ठहराना। इसका क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है। तो कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी पाना, है ना। अक्विटेड का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, अक्विट कर देना, दोष मुक्त। पनिश का मतलब होता है सजा देना, है ना। तो क्रूसिफाइड का मतलब नहीं, क्रूशियल कर देना किसी चीज को, मतलब बना देना। सेंटेंसेस का मतलब भी होता है सजा देना, सेंटेंसेस टू डेथ ऐसे होता है। क्या कहा मैंने कहा देखो क्या है, कन्विक्टेड। तो कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है, अपराधी, ठीक है, अपराधी हो गया कन्विक्टेड। अक्विटेड का मतलब होता है अपराध मुक्त, अपराध से वंचित, अक्विट दोष मुक्त, एब्सॉल्व, है ना, एब्सॉल्व कराया है। पनिश्ड मतलब समझते हो, दंडित। क्रूसिफाइड का मतलब होता है कि किसी को, देखो इसके कई मतलब होते हैं। क्रूसिफाइड से शब्द बनता है क्रूशियल, बड़ा ही खतरनाक। क्रूसिफाइड का एक और मतलब होता है कि ऐसे किसी को, खास करके क्रिश्चियनिटी में है कि ऐसे देखोगे कि यीशु को, जो जीसस जो थे, जीसस क्राइस्ट थे, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया क्रूसिफाइड। सूली पर चढ़ाना भी होता है ना, या किसी चीज को मतलब खतरनाक बना देना। सेंटेंसेस का मतलब दंडित होता है, कैपिटल पनिशमेंट टाइप का। तो अब बताओ, ये तीनों तो इसके सिनोनिम में निकले, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है। एंटोनिम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, अक्विटेड, दोष मुक्त। आंसर है द डिट्रीमेंटल एटीट्यूड कैन ऑलवेज बी क्यूर्ड विथ अ कॉर्डियल अप्रोच। डिट्रीमेंटल का मतलब होता है खतरनाक। आपको ये शब्द कराया था, डॉक्टरी अगर मेंटल हॉस्पिटल में कराओगे तो ये बहुत ही डिट्रीमेंटल होगा, है ना। यानी जो किसी, मतलब मान के चलो कोई आदमी चला गया मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए, ऐसा इलाज करेगा कि जीवन में कभी दोबारा बीमार नहीं पड़ेगा, है ना, दिमागे काम करना बंद कर देगा। तो वही कह रहा है कि डिट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। अगर डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराओगे तो वो क्या होगा, तो डिट्रीमेंटल होगा, हानिकारक होगा। अब समझो, यहां पर अनमाइंडफुल, माइंडफुल का मतलब होता है दिमाग से, और अनमाइंडफुल मतलब बेदिमाग, जो बद दिमाग है, जो बेकार के दिमाग का है वो है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कोऑपरेट करना, है ना, कोऑपरेटिव टाइप का होता है, किसी के साथ जो है ताल में ताल मिलाना, तो वही कोऑपरेटिव करना, है ना। कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है किसी का, कि जो थोड़ा सा कोऑपरेट करता है उसके साथ। यहां देखो, डैमेजिंग का मतलब होता है किसी चीज को क्षतिग्रस्त कर देना, और सोशल का मतलब होता है सामाजिक। अब समझो, आप समझो इस चीज को, क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा, साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर अनमाइंडफुल का मतलब तो पागलपन हो जाएगा, पागल है मतलब जो है अनमाइंडफुलनेस को पागलपन कहेंगे, ये तो पागल है। ये क्या है, माइंडलेस। हाँ, कोऑपरेटिव मतलब किसी का सहयोग करना, सोशल मतलब सामाजिक, तो यहां पर डैमेज कर दिया यानी डैमेजिंग। तो आंसर क्या हो गया, सी। देखो पूरा लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। डिट्रीमेंटल हानिकारक, डॉक्टरी कराना मेंटल हॉस्पिटल में डिट्रीमेंटल है। मैं तो अभी और सोच रहा हूं कि इसके पीछे जो है ना, जो स्क्रीन है, ये जो क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन के पीछे जो इसका वाटर मार्क होता है उस पर वो क्वेश्चन डाल दूं, उस जो क्लास का जो है ना पीपीटी जो है, उस क्लास का पीपीटी ये पीछे चिपका दूं, जो ब्लैक स्क्रीन है ना उस पर पीपीटी डाल दूं, और उसके ऊपर ये क्वेश्चन को लिख दूं। इससे ये भी होगा कि वो भी देख लोगे, उसी पर आधारित ये रहेगा। तो मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ परिवर्तन तो करते ही रहेंगे, है ना। क्या कहा जाए, मेरी तो दिल तमन्ना है।
अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, अनेकों जवाब ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी दिल तमन्ना है कि तुम्हारे कदमों में चांद तारे ला के रख दूं, लेकिन चादर के बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। कुछ ऐसी बात हो गई है। मैं जितना कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतर कर सकूं, बेहतर नहीं बेहतरीन कर सकूं, ये सारी चीज़ें करने की कोशिश, मेरी तमाम कोशिशें रहेंगी और आखिरी दम तक वो कोशिशें जारी रहेंगी कि आपके लिए क्या ऐसी चीज़ें जो सरल और जो है सहज बना दे इस चीज़ को, इसके लिए करेंगे। चलो देखो, तो ये है डिट्रीमेंटल हानिकारक, अनमाइंडफुल पागल, कोऑपरेटिव मतलब सहकारी। अब सहकारी में समझो, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट करना किसी के साथ, वो भी हो जाएगा। डैमेजिंग मतलब हानिकारक, है ना, डैमेज करने वाला। और सोशल का मतलब होता है सामाजिक। तो आंसर क्या था? डैमेजिंग। इसका आंसर क्या था? डैमेजिंग, तो डैमेज करता है। नेक्स्ट आओ। इट इज एसेंशियल दैट, यह बहुत जरूरी है कि यू एक्ट इन अकॉर्डेंस, यू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल, यानी एक्ट करो, यानी इट इज एसेंशियल दैट यू एक्ट इन अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस का मतलब होता है, जो अकॉर्डेंस का मतलब क्या होता है? अकॉर्डेंस, है ना, अकॉर्डिंग होता है। अकॉर्ड मतलब, यहां पर एक शब्द है अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। ANC एक नाउन है, आप अकॉर्ड शब्द याद करना, अकॉर्ड का मतलब क्या है? समझौता। तो वही ANC जो है क्या है? नाउन है, नाउन बनाने का काम कर रहा है। चलो, तो अकॉर्ड मतलब समझौता है, ठीक है, यानी एक्ट करो उसके, यानी एक तरीके से कंप्लाई करना, पालन करना। ऑब्जर्व का मतलब होता है निगरानी करना, ओबे मतलब होता है पालन करना, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। तो कंप्लाई करना यानी किसी चीज को पालन करना, है ना। कंप्लाई मतलब होता है किसी के हिसाब से चलना। तो एक्ट विथ योर जो है अकॉर्डेंस। नेक्स्ट, he needs to as his exams are approaching। देखो, एक शब्द बड़ा आजकल कॉमन चल रहा है, अप्रोचिंग। जैसे आप कभी वंदे भारत में बैठना और वंदे भारत में देखोगे ना, तो वंदे भारत में आजकल, हालांकि पहले जो है फ्लाइट वगैरह में यूज किया जाता था कि कोई भी, जैसे मान के चलो कोई मुंबई से दिल्ली के लिए फ्लाइट उड़ी, मुंबई से मान लो दिल्ली से अगर कोई पटना के लिए फ्लाइट उड़ान भरी है, तो यहां से उड़ी, उड़ने के बाद जैसे वो पटना पहुंचने वाली होगी, तो उसमें जो पायलट है वो अनाउंस करेगा, और अनाउंस में क्या कहेगा कि वी आर अप्रोचिंग पटना, वी आर अप्रोचिंग पटना, प्लीज फाशन योर सीट बेल्ट, अपने कुर्सी की पेटी बांधे रहें, हम जो है पटना पहुंचने वाले हैं। तो वी आर अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है पहुंचना। और यही अनाउंसमेंट पहले की ट्रेन में अनाउंसमेंट तो होता नहीं था, है ना। तो इसीलिए आज जैसे वंदे भारत नए ट्रेन 18 है, उसका नाम, पुराना नाम क्या है? ट्रेन 18, यानी उसको 2018 में बनाया गया था। तो 18 में बना, तो उस समय टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी थी। तो उसी में चीजें क्या हो गई कि वहां पर क्या कर दिया गया कि उसमें भी जैसे मान के चलो कोई अगर यहां से मान लो कि कोई पटना से वंदे भारत चली, और उसका अगला स्टॉपेज जो है वो ना, मान लो इसका अगला स्टॉपेज है वाराणसी। तो अब ये जो अनाउंसमेंट जैसे इसमें वाराणसी के पास पहुंचने आएगी, तो इसमें अनाउंसमेंट होगा कि वी आर अप्रोचिंग वाराणसी, वी आर अप्रोचिंग वाराणसी। तो हम वाराणसी क्या है? पहुंच रहे हैं। तो ये शब्द बड़ा अच्छा है, इस शब्द को हाईलाइट कर लेना। तो अप्रोचिंग बड़ा अच्छा शब्द है, आप कई जगह सुनोगे तो ये चीज है कि ही नीड्स टू एज हिज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, क्या है? बरी हिमसेल्फ इन, लर्न द रोप्स, हिट द सैक और हिट द बुक्स। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि सर अगर यहां किताबों की बात करी गई है तो किताबों की बात करी गई, नहीं सॉरी, एग्जाम्स की बात करी गई है, तो एग्जाम्स में क्या काम आएगा? तो किताबों का ज्ञान। तो वही चीज क्या है? हिट द बुक। अब समझो, अब चारों का मीनिंग मैं समझा देता हूं, है ना। सर क्या ये क्वेश्चन को नोट करना है? प्लीज नहीं बाबू, काहे नोट करना है? आपके पास जो पहले से ही इसकी PDF जा चुकी है, और आप उस PDF को खोल के देखिए, आपको जो मन करे वो करिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप देखो, यहां पर क्या है कि हिट द बुक है। हिट द बुक का मतलब होता है कि पढ़ाई में एक तरीके से डूब जाना, मतलब बहुत ढंग से किसी पढ़ाई को करने को कहते हैं हिट द बुक्स, यानी बड़ा ही ध्यान से, जो नहीं कहते हैं कि बड़ा डीप तरीके से पढ़ना, वही चीज कहलाता है हिट द बुक्स। तो हिट द बुक्स का मतलब होता है कि जब ये क्या है कि मतलब एक तरीके से समझ लो कि बहुत बढ़िया से पढ़ाई करना। जैसे आप लोग तो बढ़िया से पढ़ते हो नहीं, आप लोग तो बस मोबाइल पे वीडियो चला लेते हो, देखते रहते हो, किसी का मैसेज आता है, सर को करते हो बाय, उसको करते हो हाय। तो ये चीज नहीं, जो एकदम ढंग से पढ़ना, डेडिकेटेड पढ़ना, उसे कहते हैं हिट द बुक्स। हिट द सैक का मतलब होता है सोने जाना,
सैक का मतलब होता है बोरा। पहले के जो लोग थे वो सोने के लिए तकिया नहीं होता था, वो लोग घास फूस एक बोरे के अंदर भर लेते थे। आज भी देखोगे आदमी सो रहा है तकिया को थोड़ा ठोक ठाक के जैसे ना सही से करके उसको बढ़िया करके उसको सोता है। तो पहले के लोग ना बोरे को हिट करते थे, मारते थे कि बढ़िया से जो घास फूस है वो सही हो जाएगा, फिर आराम से सोएगा आदमी। तो वो है हिट द सैक का मतलब सोने जाना। लर्न द रोप्स का मतलब, रोप्स मतलब रस्सियां, तो रस्सियों को समझना, यानी रस्सी को समझने का मतलब किसी काम को, किसी क्रियाकलाप को करने से पहले उसको सारी चीजों को समझना, ये कहलाता है। बरी हिमसेल्फ इन, किसी के अंदर किसी को दफन कर देना, यानी किसी में डूब जाना बढ़िया से। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। बाई नेक्स्ट दिसंबर, अगले दिसंबर तक, ये ध्यान देना, ये दिसंबर मैंने आपको एमडीएच रूल पढ़ाया था, उसमें एमडीएच में मंथ के साथ इन आता है, लेकिन यहां बाई आया है, मतलब इसका मतलब बाई नेक्स्ट दिसंबर, यानी अगले दिसंबर तक होगा। ये दिसंबर में नहीं, दिसंबर तक है ना, दिसंबर तक होता है। जैसे एक्सपायरी डेट होता है तो बाई 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी तक इसकी डेट है, तो बाई लिख देगा। तो बाई नेक्स्ट दिसंबर वी विल हैज लिव्ड कहां से होगा? विल एक मॉडल है और मॉडल के साथ हमेशा V1 आता है। मॉडल कितने होते हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। क्या है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, और एक और है मस्ट और ऑट टू। मस्ट, ऑट टू, ये अपने साथ V1 लेता है। हैज एक V5 है तो विल हैव, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, कि इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ लेडी स्ट्रैंगलिंग एज एन ऑर्डिनरी मदर। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, है ना, ऑर्डिनरी मतलब होता है आम आदमी, अरविंद केजरीवाल, तो वही क्या है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है समान, यानी क्या? देखो यहां पर किया है सिनोनिम, देखो क्या है? अनलकी, लकी का उल्टा अनलकी, मतलब अभागा, है ना, भाग्यशाली जो ना हो। ब्लेस्ड का मतलब होता है खुश, या ब्लेस्ड का मतलब होता है कि जो है एक तरह प्रसन्नचित होना या आशीर्वाद मिलना। यूजुअल का मतलब होता है ऑर्डिनरी, ये सिनोनिम पूछा है तो आंसर है यूजुअल। स्ट्रेंज का मतलब हो जाएगा अलग, अजनबी को कहते हैं स्ट्रेंज, इसीलिए जो कोई ऐसा आदमी आता है जिससे आप परिचित नहीं है उसको कहते हैं स्ट्रेंजर। क्या कहा मैंने? मैंने यही कहा कि ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण आम आदमी, अनलकी का मतलब होता है बदकिस्मत, अभागा, ब्लेस्ड मतलब होता है सौभाग्यपूर्ण या खुश, बहुत ही नहीं, ब्लेस्ड किसी आशीर्वाद किसी को मिल गया। यूजुअल मतलब होता है साधारण, ये सिनोनिम है। और स्ट्रेंज मतलब, स्ट्रेंज के बहुत सारे मतलब, एक मतलब होता है गला घोटना भी, है ना, स्ट्रेंज मतलब गला घोटना, या कई ऐसी चीजें हैं। स्ट्रेंज का मतलब जो है एक तरीके से कि जो यहां पर देखो, यहां इसका मतलब गला घोटना नहीं होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये अजनबी की बात करता है, बिल्कुल सरवन ने सही कहा, एलियन, एलियन कह सकते हो, तो वो स्ट्रेंज होता है ना, स्ट्रेंज बिहेवियर किसी का होता है। यहां पर वो नहीं है, लेकिन एक मतलब ये भी होता है। इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल, क्या कहा जाए? ऐसे क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या ही कहा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यू डू नॉट फॉलोड, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब भी अपनी आंखों से क्या देखना, तो जब भी अपनी आंखों से आप डू देखो, आप डज देखो और आप डिड देखो, तो याद रहे कि इसके साथ हमेशा V1 का प्रयोग करना है। आप जब भी अपनी आंखों से हैज देखो, अपनी आंखों से हैव देखो, अपनी आंखों से हैड देखो, तो याद रहे V3 का प्रयोग करना है। जब भी आप इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर हो, तो इसके साथ दो चीज, अगर एक्टिव वॉइस है तो V4 और अगर पैसिव वॉइस है तो V3। तो यही आपका क्वेश्चन पूछा है कि डू डज डिड के साथ V1 का प्रयोग होगा। इसका मतलब यहां पर यू डू नॉट फॉलोड नहीं, इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स यू विल नॉट बी अलाउड टू स्टे एट दिस हॉस्टल। तो यहां पर है डू नॉट फॉलोड नहीं, डू नॉट फॉलो। तो यहां पर कहा गया, ये रहा, देखो इफ यू शुड तो होगा नहीं क्योंकि मॉडल्स नहीं आता है, यहां कैनॉट भी नहीं होगा। इफ यू डू नॉट फॉलो सही है, बस यही है कि फॉलो कर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। कंडीशनल क्लॉज भी है। अ गीता इज कंसिडर्ड टू बी अ डायलॉग बिटवीन द पांडवा प्रिंस अर्जुना, मतलब अर्जुन, एंड लॉर्ड कृष्णा।
आप सभी जानते हैं गीता क्या है, भगवत गीता। गीता वो उपदेश है जिसको जब अर्जुन अपने रथ पर बैठे और अपने सभी सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए आते हैं तो उनसे तीर नहीं चलाई जाती है, और जब तीर नहीं चलता है तो पूछते हैं उनके सारथी भगवान कृष्ण और पूछते हैं कि तुमसे तीर क्यों नहीं चल रहा है, तो कहा कि कैसे तीर चलाया जाए, अपने हैं, अपनों पर कैसे जो है लाठियां बरसाई जाए, अपनों पर कैसे तीर बरसाया जाए। तो उसके बाद जो भगवान है और भगवान कृष्ण आके उनको उपदेश देते हैं, जिसके उपदेश को कहा गया है जो क्या है, तो भगवत गीता। क्या है वो, गीता है। तो एक होली है, एक पवित्र है, और पवित्र जो चीज है, एक ग्रंथ है, या कह सकते हो कि कोई भी रिलीजियस बुक है, उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एक गीता का मतलब हो या कोई गीता, कोई गीता नहीं, गीता का मतलब एक ही है, द गीता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द गीता इज कंसीडर्ड, आंसर होगा ए। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट आओ, द ऑफिसर वॉज पोलाइट टू द वर्कर्स। कह रहा है क्या कि एप्रोप्रिएट वर्ड है, पोलाइट का मतलब होता है बड़ा ही कोमल का, कोमल दिल का, या पोलाइट मतलब होता है विनम्र टाइप का, है ना। कई लोग जैसे होते हैं क्या कि अगर किसी बड़े पद पर समझ गए तो छोटे वाले को नौकर समझ के बैठ जाते हैं। तो वही चीज है कि यहां पर नहीं, तो ऑफिसर वॉज पोलाइट, तो पोलाइट का मतलब होता है बड़ा विनम्र टाइप का, है ना। पोलाइट मतलब सभी के लिए, हम्बल क्या है, हम्बल, इसका एग्जैक्टली जो है अर्थ क्या है, हम्बल, तो हम्बल हो जाएगा। चलो आओ देखो, यहां पर है ऑफिशियस, एक तरीके से बड़ा ही ढीठ टाइप का होता है, हार्श मतलब कठोर हो जाएगा, और एडमेंट का मतलब होता है बड़ा ही जिद्दी टाइप का, अड़ियल टाइप का। तो वही चीज कहलाता है। क्या कहा मैंने कि जो पोलाइट है, विनम्र है। ऑफिशियस का मतलब हो जाएगा बड़ा ढीठ टाइप का, जो है किसी को जो है सामने वाले को, क्या देखो सब लिखा है, परेशान करने वाला, मतलब बड़ा बेकार टाइप है, वो चीज कहता है। यहां पर क्या है, हार्श मतलब कठोर, हम्बल मतलब विनम्र होता है, और एडमेंट का मतलब अटल, अटल मतलब समझते हो, ढीठ, मतलब जो कह दिया रिजिड टाइप का होता है। एक शब्द कराया था ऑब्स्टिनेट, वही चीज कहलाता है एडमेंट। तो वही चीज है। तो पोलाइट मतलब क्या हो जाएगा, विनम्र टाइप का, तो विनम्र है हम्बल, नहीं हम्बल रिक्वेस्ट है, तो बड़ा ही पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो आंसर आंसर क्या है, सी। महेश एंड हिज वर्कर्स, महेश और उसके जो कर्मचारी जो हैं, विल हैव बीन वर्कड। देखो ये V1 है, ये V3 है, और ये V3 है। V3 और V3 एक साथ नहीं आ सकते, तो फिर कैसे आएगा सर। आपने एक टेंस पढ़ा होगा जिसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने कहा विल लगा लिया, तो विल या सेल, तो विल या सेल यानी फ्यूचर प्लस V1, फ्यूचर अब बन गया क्योंकि V1 लेगा ही, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी विल सेल, हैव तो आएगा ही, हैव क्यों, V1 के लिए, और V3 परफेक्ट के लिए, यानी फ्यूचर परफेक्ट, तो फिर यहां पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, तो वर्कड नहीं वर्किंग, तो विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो विल हैव बीन वर्कड नहीं वर्किंग होगा। नेक्स्ट, टूडेज वेदर, अब ये मत कहना टूडे के साथ आता है ना जो, देखो यहां पर छूट गया है, अंडरलाइन छूट गया है वेदर का। कह रहा है कि टूडेज वेदर इज वेरी प्लीजेंट सिड माया, माया ने कहा आज का जो मौसम है वो बड़ा खूबसूरत है। इस वेदर का मतलब होता है या, इस वेदर का मतलब क्या होता है, या, और ये बात हो रही है मौसम के बारे में। उस मौसम की अंग्रेजी क्या वेदर होता है, नहीं, क्या होता है, इस वेदर तो नहीं, वेदर, WEATHER, वेदर मतलब होता है मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो ये है वेदर। आपको कई बार मैं पढ़ाया था, जब भी मैं पढ़ाता हूं ये बात जरूर, जब भी वेदर पढ़ाता हूं उस वेदर के बारे में चर्चा करता हूं। देखो क्वेश्चन में पूछा है, तो ये चीज है। देखो यहां पर क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बहुत बार पूछा है, बहुत बार, मतलब एक बार नहीं 1000 बार पूछा है कैलेंडर का जो है स्पेलिंग एरर। ये कैलेंडर का जो सही अर्थ होता है, सही जो होता है वो क्या होता है, कुछ नहीं करता है, लास्ट में क्या कर देता है ना, ER कर देता है। बताओ जरा कैलेंडर की स्पेलिंग बताओ क्या होगा, कमेंट करो सभी, बताओ कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होगा, बताओ कमेंट में। CAL, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसको याद करना, देखो आप लिखो ऐसे कल,
फिर लिखो एंड हुआ है, और कल एंड हुआ और आज नया शुरू। नहीं, कैलेंडर में क्या होता है, एक दिन खत्म। जैसे आज देख लो, आज फरवरी जो है आज खत्म हो जाएगी, आज फरवरी की आखिरी तारीख है, और इस आखिरी तारीख के बाद एक नया जो है महीना शुरू होगा, जो मार्च का महीना होता है। तो जो है कल जो है, अब मान के चलो 27 तारीख हो अगर, तो कल एंड हो जाएगा और नया शुरू हो जाएगा। तो कल एंड अर, तो क्या हो जाएगा कैलेंडर, तो क्या हो जाएगा कैल एंड अर, आंसर होगा। नेक्स्ट, सर मैं वेस्ट बंगाल से, आपसे मिलना है, आप मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे भाई, आपसे नहीं मिलेंगे तो फिर किसे मिलेंगे? आप ही तो हमारे लिए सब कुछ है, आप दिल हैं, आप जान है, आप, ये सब कुछ आप ही के नाम है। आपसे नहीं मिलेंगे तो फिर किससे मिलेंगे? हमारी तो सुबह भी आप हैं, हमारी शाम है आप। आपसे नहीं मिलेंगे तो फिर किससे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। आ जाओ पटना, भागते जल्दी आओ पश्चिम बंगाल से। चलो, हाँ पश्चिम, रसोगुल्ला लेके आना, लेकिन रसोगुल्ला बड़ा बेहतरीन होता है वहां का। मीट जो है, मीठा इज स्मार्ट देन, स्मार्ट देन नहीं होगा। अब देखो यहां पर क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है कि सर देन का प्रयोग तब करते हैं जब कंपैरेटिव होता है। स्मार्ट का स्मार्टर, स्मार्टर, स्मार्टर देन मेनी अदर, हाँ किड्स इन द स्कूल। सर आज मेरा अच्छा दिन है क्योंकि आपसे लाइव पढ़ने का मौका मिला है। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? चलो आगे बढ़ो बाबू। नेक्स्ट, क्या कह रहा है ये? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मोटिवेट, ये रहा मोटिवेट, मोटिवेशन, आंसर ए। नेक्स्ट, द लेविस पार्टी हैड अ लग्जरियस एटमॉस्फेयर एंड एलिगेंट जो है डेकोरेशंस। लेविस का मतलब होता है खर्चीला, क्या होता है? खर्चीला। ये कह रहा है कि सर कैलेंडर का मतलब क्या होता है? कैलेंडर के बहुत सारे मतलब होते हैं, और हमारे यहाँ देखोगे तो विक्रमी संवत जो है उसके हिसाब से कैलेंडर चलता है। इसे पंचांग भी कहते हैं, कई चीज़ें हुए, है ना। तो कैलेंडर तो खास करके ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे जो धर्म है, जो कहा जाए सनातन धर्म है, वो मतलब पंचांग से चलता है। नहीं पढ़ते हैं कि जो है कभी चैत होता है, कभी जो है उसके बाद श्रावण होता है, भादो होता है, आषाढ़ होता है, ऐसी कई चीज़ें हैं। चलो, रमजान भी स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ आओ, रमजान इसी समय शुरू क्या करेगा? रमजान मतलब रोजा जो है, रोजा तो शायद मुझे लगता है कि अप्रैल मई में होता है शायद। खैर चलो उस पर बात नहीं करेंगे। द लविस का मतलब क्या है? तो लविस का मतलब होता है खर्चीला, है ना। लविस मतलब होता है जो खर्चीला जो होता है वो चीज कहलाता है। तो लविस मतलब बहुत ज्यादा खर्ची, एक्सेसिव का मतलब ज्यादा, मिडलिंग का मतलब होता है बीच में, मिडिल है जो क्या है, जो बीच में होता है। सिंपल का मतलब होता है साधारण, हैप्पी का मतलब होता है खुश। क्या कहा मैंने? देखो, लेविस का मतलब होता है खर्च करना, फिजूल का खर्च करने को कहते हैं लेविस। एक्सेसिव का मतलब हो जाएगा अत्यधिक, मिडलिंग का मतलब ना ही ज्यादा ना ही कम, मध्य में, सिंपल मतलब सरल, और हैप्पी मतलब खुश। सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्या कहा मैंने कि सिनोनिम पूछ रहा है, तो लेविस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, फिजूल का खर्ची, तो एक्सेसिव, सीधा क्या हो गया? एक्सेसिव। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? तुम लोग के ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, बड़ा अजीब से होते हैं। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, है ना। ये सब क्वेश्चन जो है नहीं कभी पूछना चाहिए, किसी से भी नहीं, मुझे लगता है किसी टीचर से भी नहीं पूछना चाहिए। नहीं है, मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूं, मुझे मजहब की तराजू में ना तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान ना बोला जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखना, कभी दोबारा ये चीज मत पूछना। द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन, बेस्ट देन, बेस्ट देन थोड़े होगा, बेटर देन होगा। बोलो आंसर डी। आई रिसीव्ड अ पार्सल इन द मेल टुडे। अब यहां पर पूछा है इनकरेक्टली वर्ड रिसीव्ड, तो आर ई सी ई आई, ई आई, ई आई तो ठीक है, ई भी ई डी, आर ई सी, आई ई नहीं होगा, आई भी नहीं, यहां ई आई भी ई डी, ई कर दिया है, तो रिसीव्ड। कहा था ना जब सी हो या सी साउंड हो,
सी हो या सी साउंड हो, तो सी और सी साउंड जो होता है उसके साथ, मतलब जो सी होता है या सी साउंड होता है तो ई आई होता है, ई आई। नेक्स्ट, एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, ये क्वेश्चन बताओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एन ऑर्डर, एक आदेश, ऑफ लॉ, नियम का, जो रिक्वायरिंग करता है, जरूरत दे रहा है लोगों को मतलब टू रिमेन इंडोर्स, के घर के अंदर ही रहे, उसे क्या कहते हैं? कर्फ्यू। नहीं, कहीं पर कर्फ्यू लग जाता है तो कर्फ्यू का मतलब ही होता है क्या? तो कर्फ्यू का मतलब है कि जब आप घर में रहो। चेक इन नहीं होता है बाबू, चेक इन का मतलब होता है जब होटल उटल में कोई जाता है तो उसके अंदर रहता है ना। यानी कि जो मतलब होटल में जाएगा तो चेक इन करेगा, जब रहेगा उसमें, जब अंदर एंट्री ले लेगा तो उसे कहते हैं चेक इन, और बाहर जब चला जाएगा तो चेक आउट। तो वो चेक इन और चेक आउट। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदी, रोक लगा देना किसी को, उसे रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। लिमिट का मतलब होता है निहित कर देना, किसी को इतने में ही बनाने की तुम्हारी लिमिट ही यहीं तक है। जैसे मान के चलो कि गाड़ियां होती हैं तो गाड़ी में जो है स्पीड तो कई कई होती है, 160 180 की होती है, लेकिन जो मतलब जो ट्रैफिक नियम कहता है कि ट्रैफिक नियम में क्या कहना है कि आप गाड़ी इससे ज्यादा नहीं भगा सकते, अगर उससे ज्यादा भगाओ चालान कट जाएगा, यानी उसकी लिमिटेशंस है ना, लिमिट का बनाई गई है। तो ये सारे चीजें हैं। क्या कहा मैंने कि जो कर्फ्यू लगता है वो चीज है। चेक इन का मतलब होता है, देखो कई चीज हो, चेक इन मतलब जांच करना भी होता है, और जो होटल उटल में जो जाता है उसे अंदर जब एंट्री लेता है उसे चेक इन कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध, और लिमिट का मतलब होता है सीमा, है ना, तो कर्फ्यू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, यानी टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट, 5 उंगलियों का डिस्काउंट है ना, 5 फिंगर डिस्काउंट। देखो ये 5 उंगलियां बनाई गई हैं एक एक चीज को लेके, ये 5 है तो ये 1, ये 2, 3, 4 और यहां पर 5। अब ये जो है, जैसे मान के चलो कि एक उंगली का मतलब 20% है ना, 20%, 2 का मतलब 40%, 3 का 60%, 4 का 80% और 5 का 100%, यानी ये परसेंट वाइज होता है। तो 100% का डिस्काउंट का मतलब क्या है? चुरा ही लाया है ना। जैसे इतना डिस्काउंट मिल गया कि ऐसा लग रहा है कि फ्री में ही उठा लाया है, चुरा लाया है, उसे ही कहते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब अच्छा चांस, सुनहरा मौका कहते हैं। ब्लैक शिप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, ब्लैक मतलब होता है कलंकित, जो ब्लैक शिप है, जो बदनाम व्यक्ति है उसे कहते हैं। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे, बा 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 ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, यस सर 3 बैग्स आर फुल, तो वही ब्लैक शिप बदनाम व्यक्ति है वो। ग्रीन थंब मतलब जिसको बागवानी करने का बहुत ज्यादा शौक हो, जिसको बहुत ज्यादा शौक होता है बागवानी करने का। सर आप हिस्ट्री भी पढ़ा दिया करो, पढ़ाता तो हूँ क्लास में, है ना। देखो जैसे यहाँ ग्रीन थम्स आपसे पूछेगा कि बताइए जो कौन ऐसा मुगल बादशाह था जिसको बागवानी करने का बेहद शौक था, उस व्यक्ति का नाम है जहीरुद्दीन बाबर। बाबर जो था उसको बागवानी करने का बहुत शौक था, वो जगह जगह पर बाग और बगीचे लगाया करता था। तो वही चीज है, तो जो क्या है कि जो मतलब जिसको बागवानी करने का शौक होता है उसे कहते हैं। सर आपने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही है बाबू, एकदम सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द ही आएगा, द का ही प्रयोग किया जाएगा। हाँ आप क्वेश्चन बताओ, कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, मैं उसमें आके एक बार बताता हूं मैं आपको। चलो, तो ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है? बागवानी करने का जिसको शौक होता है उसे कहते हैं। आगे बढ़ो। इडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, यानी जो खाने योग्य जो होता है उसे इडिबल कहते हैं। जैसे इडिबल ऑयल होता है, क्या होता है? इडिबल ऑयल, यानी जिसको खाना, जैसे ऑयल जो होता है, सरसों का तेल हम पीते नहीं है, उसको खाते हैं, सब्जी में डाल के खाते हैं, है ना, सब्जी में डाल के उसका सेवन किया जाता है, खाया जाता है। तो वही चीज क्या है कि यहाँ पर इडिबल जो है ना, यहाँ पर इडिबल जो है वो खाने की बात करता है। आप पढ़ोगे भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 47, किसी राज्य को ये पूरा पूरा अधिकार है कि किसी खाने पीने यानी इडिबल पोर्टेबल चीजों पर पाबंदी लगा सकता है। तो वही क्या है? आर्टिकल 47 एक राज्य के मुखिया को ये पावर देता है, इंपावर करता है। तो इडिबल मतलब होता है खाने योग्य, पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य। इडिबल मतलब खाने योग्य, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य। नॉक्सियस का मतलब होता है, मतलब नॉक्सियस मतलब नुकसानदेह, है ना। नॉक्सियस का मतलब होता है नुकसानदेह, यानी जो नुकसान करने
जो लायक होता है। नॉइजम का मतलब होता है बहुत ज्यादा शोर शराबा, आवाज जो बहुत ज्यादा आता है। मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील, जैसे नहीं कहते मैन इज मॉर्टल, इंसान मरणशील है। हर बात झूठ है लेकिन सच एक ही है कि यहां पर आए हैं वो जाना है, तो वही चीज कहलाता है क्या, मोर्टल। और यहां देखो न्यूट्रिशिव का मतलब होता है कि जो पौष्टिक है ना, मतलब खाने पीने से ही बात करता है ना। जो न्यूट्रिशिव होता है यानी बहुत ही पौष्टिक जिसे कहते हैं, तो यही होगा। बाकी ये तो मरणशील है, ये गंदा ही है, मतलब गंदा कह लो, शोर शराबा कह लो। नॉक्सियस का मतलब होता है नुकसानदायक। क्या है तो इडिबल मतलब खाने योग्य, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य, नॉक्सियस मतलब हानिकारक, नॉइजम का मतलब होता है बदबूदार, बहुत गंदा सा, वो कह सकते हो। मोटिव का मतलब होता है मृत्यु, है ना, कोई मरेगा जो, वो जो न्यूट्रिशिव का मतलब है पोषक। सर द मोस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा ना, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने वो कहा है ना कि जो नहीं होता है मोस्ट जो है ट्रस्टेड, हाँ, तो मोस्ट नहीं द मोस्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा है आपने। तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बच्चे ने बड़ा बेहतरीन सा जो है एक जो है गलती को पकड़ा है। जैसे हमारे केजीएस में लिखा है ना कि मोस्ट ट्रस्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो मोस्ट ट्रस्टेड नहीं द मोस्ट ट्रस्टेड होगा। मोस्ट का मतलब होता है सुपरलेटिव, मतलब सबसे बेहतरीन, तो वही क्या हो जाएगा, द मोस्ट। बिल्कुल सही कहना है, हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन में इसी का ध्यान, कोई कई देखो कई चीजें क्या होती है ना कि आप देखोगे कई जगह ऐसी गलतियां मिलेंगी, लेकिन बोलचाल की भाषा मिलेंगी, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, गलती तो गलती है। चलो देखो, कह रहा है कि मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, एकदम पियक्कड़, इसको क्या कहते हैं, पियक्कड़। जो पियक्कड़ होता है एकदम दिन भर शराब पीता है ना, नशा में एकदम डूबा हुआ है, तो दिन भर जो शराब पीता है, जिसको एकदम जरूरत है, उसको समझ लो कि उसको शराब की लत लग चुकी है, शराब के बिना वो रह नहीं पाता है। मैनियक का मतलब होता है पागलपन, और डिप्सोमैनिया मतलब होता है शराब के लिए पागल। मैनिया एक शब्द है जिसका मतलब पागलपन, है ना। यहां पर क्या है, डिप्सोमैनिया। सर आपसे क्वेश्चन पूछना है, लेकिन कैसे पूछे, पूछो जैसे पूछना है, पूछो जो पूछना है, आस्क व्हाट यू वांट टू, जो भी है। हाँ, तो डिप्सोमेनिया कहलाता है। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है, क्लेप्टोमेनिया कहलाता है जिसको चोरी करने का जो है वो पागलपन हो। चोरी जो करता है, मतलब चोरी का एक जो है, उसको हर बात में, मतलब हर चीज में एक पागलपन, कुछ भी देगा तो चुराने का सोचेगा, तो वही है क्या, क्लेप्टोमेनिया। हाँ, देखो यहाँ पर सेट्रोमेनिया है, सेट्रोमेनिया एक अलग चीज है, इसको नहीं बताऊंगा। चलो, मैनियक मतलब पागल है, डिप्सोमेनिया मतलब होता है शराब की लत है, क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी करने की बीमारी है, तो यही है। समझ में आया, चलो आओ। आफ्टर सी विल गेट हर डिग्री, आफ्टर सी विल नहीं, आफ्टर एक जो है कंडीशनल क्लॉज है, नहीं कहा था इफ इवन इफ टील अनटिल अनलेस, टील अनटिल अनलेस, फिर था वेन वेन एवर, बिफोर आफ्टर, तो इसके बाद मॉडल का प्रयोग नहीं होता है, तो विल नहीं लगेगा। क्या लगेगा, तो सर आप देखो आगे क्या लगा है कि सी मूव्ड, यहां पर है क्या, सी मूव्ड टू जर्मनी, तो आफ्टर सी किसके बाद, कि जो है आफ्टर। अब देखो एक चीज समझना यहां पर, आप जरा इसका आंसर बताओ क्या होगा, सोच समझ के इसका आंसर देना, इसका सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि दो तीन चीजें इसमें ध्यान रखना है। मॉडल्स तो नहीं होगा ये तो मान लिया, लेकिन फिर आखिर करेंगे तो सही किसको करेंगे, जरा ये बताओ। देखो एक चीज समझना, आप यहां पर कहोगे कि सर आफ्टर के बाद तो V1 आ सकता है, V5 आ सकता है, V2 आ सकता है, या हाइट प्लस V3 भी आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें नहीं दिया है। अब देखो कि C के साथ गेट नहीं लगेगा, गेट्स लगेगा, तो ये काट दिया, ये गया, चेंज तो करना ही, नो सब्स्टिट्यूशन। अब दो है ऑप्शन, एक कह रहा है कि आफ्टर सी गेट्स हर डिग्री, आफ्टर सी गेट्स हर डिग्री, यानी ये प्रेजेंट की बात कर दिया, तो फिर यहां पर मूव्ड किया है, ये पास्ट है, तो कैसे ये पॉसिबल है कि एक क्लॉज पास्ट का और एक क्लॉज प्रेजेंट का, इसीलिए गेट्स नहीं होगा, गॉट होगा, ये ध्यान रखना। क्या होगा, गॉट होगा, क्योंकि दोनों एक बराबर होना चाहिए, दोनों एक जैसा होना चाहिए। समझ में आया, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये क्या है पास्ट में, तो ये भी होगा पास्ट में, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा, यहां करोगे ना तो फिर आगे विल लगाना पड़ जाएगा। सिंपल प्रेजेंट में जब कंडीशनल होता है तो उसमें लगाना पड़ता है क्या, जो मतलब विल का यूज करना पड़ेगा। चलिए सर प्लीज वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, अब कितना वैलिडिटी फाउंडेशन 4 का तुमको चाहिए, कुछ दिन में फाउंडेशन 5 पूरा होने वाला है बाबू।
चलिए, तो आपका ये सेट पूरा हुआ, मन लगा के पढ़ते रहिए। अब आपसे मैं मिलूंगा मंडे को। तो उम्मीद है कि इस बीच में जो भी क्लासेस हुई हैं, जितना भी आपने पढ़ा है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा है। इन चारों चीज़ों को आज मैं कह रहा हूं, इन चारों चीज़ों को पूरा आंसर की के साथ स्क्रीन पीडीएफ के साथ आपके बैच में अपलोड कर दिया जाएगा। इसको आप बढ़िया से देख लीजिए और बढ़िया से चारों चीज़ों को, जो जो क्वेश्चन है, जिस चीज़ में दिक्कत है वहां पर आप जो है उसको समझिए, उसको कोशिश करिए कि हाँ वो डाउट जो है दूर हो जाए। अगर इसके बावजूद भी आपको अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत लग रहा है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए, उसका फोटो खींचिए और फोटो खींच के मुझे फटाफट से वहां पर भेज दीजिए। इंस्टाग्राम आप सबको पता है, इंग्लिश विथ पीएस सर लिखोगे तो आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिलेगा, वहां मैसेज करना कि सर ये क्वेश्चन है। मुझे लगता है शायद 16,000 के आसपास में जो है बच्चे हैं उनमें, और जो है वो देखते हैं और वहां पर क्वेश्चन के लिए मेनली मैंने उसको बना रखा है। तो आप जो है अपना जो भी डाउट हो, अगर इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप उसका फोटो लीजिए बाकायदा, और फोटो लेके मेरे तुरंत जो है इंस्टाग्राम पर भेजिए, मैं वहां से आपको रिप्लाई कर दूंगा, वहां से मैं उसको देख लूंगा। क्लियर है? और अगर ऐसे बहुत सारे डाउट, देखो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि डाउट नहीं हो, लेकिन अगर बावजूद भी डाउट है तो हम एक ऐसा सेशन ही रख लेंगे सैटरडे को, संडे को, जिसके अंदर हम उन डाउट्स पर पूरी चर्चा कर लेंगे। तो अब मेरा प्रयास तो पूरा रहेगा कि आप जो है आपके डाउट बचे ही ना, आप बढ़िया से, आपके डाउट बस यही रहते हैं सर ये बैच कब आएगा, वो बैच कब आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, हाँ काफी है फाउंडेशन में। देखो फाउंडेशन बैच जो है ना, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, देखो फाउंडेशन बैच सबका ना एक तरीके से कहा सुपरलेटिव है वो, जो क्या है वो सुपरलेटिव है वो। तो सुपरलेटिव है तो फिर उसको पढ़ने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। एक आपने फाउंडेशन ले लिया, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, एक आपने फाउंडेशन ले लिया और एक तेजस ले लिया, माई का लाल कोई नहीं है कि आपको हरा सकता है, ये चीज ध्यान रहे। तो मन लगा के आप पढ़ते रहिए, सारी चीजों को कंप्लीट करिए। मिलेंगे आपसे मंडे को, और मंडे को और बेहतर